जैसे हम जानते हैं कि मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अपने साथ कई ऐसी बीमारियों को बुलावा दे जाती हैं जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी का वेट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली सही बैलेंस रखें ताकि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी छू भी ना पाए। हमारी यही दुआ होती है अपने दर्शकों के लिए। तो आज हम ये चाहते हैं कि जैसे मोटापा किस तरह से अपनी लपेट में ले रहा है हर तीसरे व्यक्ति को, इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी रिसर्च हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं और यही सिट्टे निकल रहे हैं कि अगर आपने इस मोटापे को सही तरीके से बैलेंस नहीं किया तो और ना जाने कितनी बीमारियां हमारे शरीर को आकर अपनी लपेट में ले लेती हैं। तो आज हम खास तौर पे इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि कैसे मोटापे को हम कम कर अपनी और बीमारियों से अपने आप को, अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। इसी विषय पे चर्चा के लिए आज हम पहुंचे हैं पटेल हॉस्पिटल में और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर टायना भल्ला जो कि क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर फॉर वेट मैनेजमेंट है पटेल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं और मेरे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी या मोटापा क्या है? जब कोई इंसान अपने नॉर्मल वेट से 10 या 20% ज़्यादा वेट गेन कर लेता है तो उसे हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। जैसे अगर किसी के कद के हिसाब से उसका भार 60 किलो होना चाहिए, लेकिन अगर वो 70 या उससे ऊपर उसका भार जा रहा है तो उसे हम मोटापा कहेंगे। इस 21वीं सेंचुरी में मोटापा कई बीमारियों और मौत का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। सो इससे हमें खुद को बचाना चाहिए। मोटापा कैसे आता है? जब हमारा एनर्जी इनटेक और एनर्जी एक्सपेंडिचर का बैलेंस ख़राब हो जाता है तो मोटापा आता है। जैसे हम एनर्जी इनटेक, खान पान अपना उतना ही रख रहे हैं या ज़्यादा रख रहे हैं, अंदर ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जमा होके, फैट की तरह जमा होके हमें मोटापा देगा। जी डॉक्टर साहब, तो मेरा आपको अगला सवाल ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी इंसान से जब बात करते हैं और देखने में लगता है कि वो थोड़ा सा मोटा है या उसे कहते हैं कि अरे भाई आप तो बहुत मोटे होते जा रहे हो, तो आगे से फटाक से वो जवाब यही देता है कि आखिर मोटापे होने में भाई बुराई क्या है। तो फिर आप हमें ये बताइए कि ऐसी धारणा क्यों होती जा रही है लोगों में? क्या वाकई में मोटापा बुरा होता है? ऐसे लोग खुद नहीं जानते कि वो मोटापा उनके लिए क्या बुराई ला रहा है। जी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी का कद 5'6" है, 5'6" उसकी हाइट है, उसके मुताबिक उसका वेट होना चाहिए 60 किलो, लेकिन अगर वो 90 या 95, 90 या 95 केजीज वे कर रहा है, उसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा 30 या 35 किलो का भार हर समय अपने साथ उठाए घूम रहा है। जी। ऐसे लोग सारा दिन में थोड़ा थोड़ा सा काम करके भी शाम तक थके होते हैं, बिना कोई काम किए ही या बहुत कम काम करके ही थके होते हैं, क्योंकि वो ये खुद नहीं जानते कि वो एक्स्ट्रा 30-35 किलो का वज़न हर समय अपने साथ उठाए घूम रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, फिर मतलब ये कि हम इससे ये ले सकते हैं कि जो इंसान कहता है कि इसमें मोटापे होने में बुराई क्या है, तो उसको इस बात की जानकारी होनी या उसको जानकारी दिलानी चाहिए कि वाकई मोटापे में बुराई है ना? तो मैं आपको अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि जैसे ऑलरेडी कई बार होता है कि मोटापा है तो मोटापे के साथ साथ कई ऐसी बीमारियां भी हो जाती होंगी जो कि इसके साथ ही आ जाती है, हमारे शरीर को इसके साथ ही लग जाती हैं। तो क्या आप हमें ये बताएंगे यहाँ पे कि आखिर वो कौन कौन सी बीमारियां जो मोटापे से हो जाती हैं? मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियां साथ में लेके आता है। जैसे मोटा होने से सबसे पहले आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। जी। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने शुरू हो जाते हैं जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हार्ट की बीमारियां आजकल यंग एज पे होनी शुरू हो गई हैं। ये सब मोटापे की वजह से हो रहा है। फिर डायबिटीज़, शुगर की बीमारी आजकल बढ़ रही है, ये सब मोटापे की वजह से है। लिवर की बीमारियां, औरतों में कई तरह की पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, बच्चे ना हो पाना, ये सब मोटापे की वजह से हो रहा है। कई बार देखा जाता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है या जो अपने आप को मोटा फील करता है, उसको एक तो उसको ये रहता है कि मेरी कोई ड्रेसअप मेरे पे सूट नहीं करती है ना, और दूसरा ये कि उसकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एक में ये बताइए कि आखिर ऐसा इम्पैक्ट क्यों पड़ता है? एक्चुअली मोटापा एक सोशल स्टिग्मा भी है। Okay. मोटापा होने से लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल खुद में ही कम हो जाता है। मोर ओवर ऐसे लोगों की सोशल लाइफ पे इसका काफ़ी असर पड़ता है, इवन उनकी जॉब पे,
जहाँ वो काम करने जाते हैं वहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन्हें इग्नोर किया जाता है क्योंकि वो मोटे हैं जी। इसी तरह आपकी सोशल लाइफ मोटापे से अफेक्टेड होती है। इवन बच्चे भी हैं, वो स्कूल जाते हैं, उनके साथ वहाँ पे छेड़छाड़ होती है उनके मोटापे को लेके। तो शुरू से ही जो मोटा है उसका कॉन्फिडेंस शुरू से ही बिल्ड नहीं हो पाता अपने मोटापे की वजह से। सो सोशल लाइफ इज अफेक्टेड बाय योर ओबेसिटी। तो मैं अगला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये करना चाहूँगी, ये क्वेश्चन है कि आखिर इसके कारण क्या है, क्यों होता है ये मोटापा? तो मोटापे के बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक्स, हमारे जीन्स ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स अगर मोटे हैं तो हमारे मोटे होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। लेकिन लोग इस बात को मान के बैठ जाते हैं कि हमारे तो पेरेंट्स मोटे हैं, हमारे जीन्स ऐसे हैं, हम इसलिए मोटे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने इन्वायरमेंटल चीज़ों से इसको बैलेंस करना चाहिए। ये ज़रूर है कि जो जिनके पेरेंट्स मोटे हैं, जिनके जीन्स मोटे हैं, उनको शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अपना डाइट अच्छा रख के और अपनी फिजिकल एक्टिविटी दैट इज़ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ठीक तरह से करके वो अपने मोटापे को काबू में रख सकते हैं जी। सो दिस इज़ जेनेटिक्स। सेकेंड मेन कारण डाइट है। लोगों का खाने पीने का तरीका इतना गलत है। जो लोग अपनी डाइट में ज़्यादा फैट्स और शुगर्स ले रहे हैं वो मोटे होंगे। ये सब हाई कैलोरी फूड्स हैं, जंक फूड्स ले रहे हैं लोग, बाहर जाके पिज़्ज़ाज, बर्गर, न्यूडल्स, घर का सिंपल खाना छोड़ के लोग ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मोटापा लाएंगी। जी। तो एक मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी कोई पेशेंट होता है ना जिसको और भी कई बीमारियाँ हैं, है ना, उन वजह से भी, जैसे लाइक अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, अगर हम हार्ट डिजीजेस की बात करें, इवन शुगर की अगर बात करें, क्या इन वजह से भी मोटापा हो जाता है? हाँ, मोटापे के कई कारण भी होते हैं और मोटापे के लिए अपने वेट लॉस प्लान पे जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इन कारणों को रूल आउट करें। कुछ कारण हैं जैसे हमारा थायराइड हार्मोन अगर बहुत कम हो रहा है वो हमें मोटापा देगा। लेडीज़ में कई तरह के ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अगर इम्बैलेंस हो जाए तो उनके पीरियड्स तो इरेगुलर होंगे, साथ साथ में मोटापा भी आएगा। सो कुछ भी अपने मोटापे के कोई भी इलाज शुरू करने से पहले अपने कुछ ब्लड टेस्ट डॉक्टर की सलाह से ज़रूर करवा लेनी चाहिए ताकि कुछ ऐसी बीमारियाँ आपके मोटापे में कारण ना हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। अब ये मेटाबॉलिक रेट क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिक रेट है जब हम बिल्कुल रेस्ट पे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमारी बॉडी तब भी कुछ एनर्जी, कुछ कैलोरीज यूज़ कर रही है हमारी बॉडी के कुछ वाइटल फंक्शंस के लिए, कुछ अंदर की प्रक्रियाओं के लिए, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम 30 साल की उम्र से बढ़ना शुरू होते हैं ये हमारी मेटाबॉलिक रेट कम होता रहता है धीरे धीरे। मतलब जितनी एनर्जी, जितना खाना मुझे 20 साल की उम्र में चाहिए था, 30 साल की उम्र के आगे आगे वो एनर्जी नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके शरीर में जमा होती रहेगी। सो बहुत ज़रूरी है इस बात को रियलाइज़ करना कि जिस तरह उम्र बढ़ रही है हमारी मेटाबॉलिज्म कम हो रही है, उसी हिसाब से हमें अपने खाने पीने पे भी कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो हम मोटे होते जाएंगे। तो अगला सवाल अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहब, एक आम इंसान जो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है ना, मोटापा उसको नहीं पता कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ। अगर बात करें एक टिपिकल लाइनिंग की, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगी कि आखिर ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो हमें ये बता दे कि हाँ ये मोटापा है या आप इस मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं? अब आप मोटे हो ये आपको, कईयों को पता है कि हम मोटे हैं, कई सोचते हैं नहीं हम ठीक वेट पे हैं। सो इसके लिए कुछ ना कुछ मेजर्स होने चाहिए जिससे, जो सिंपल मेजर्स है, सिंपल वेज है जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या आप मोटे हो, और अगर आप मोटे हो तो नॉर्मल वेट में हो, ओवर वेट में हो या ओबीस हो। एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आपके कद के हिसाब से आपका वेट कितना है और आप क्या मोटापे के शिकार हो या नहीं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अपना वेट, अपना भार किलोग्राम्स में, उसको डिवाइड करना है हमने अपनी हाइट मीटर स्क्वायर्स में। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो हमारी कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर इसकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में आ रही है तो हम नॉर्मल वेट में हैं, अगर 25 से 30 में आ रही है तो हम ओवर वेट हैं, और अगर ये वैल्यूज़ 30 से ऊपर जा रही हैं तो हमारा मोटापा बहुत बढ़ चुका है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग फैट्स हो जाते हैं, जैसे किसी को बेली फैट हो जाते हैं, किसी के एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो किसी को टांगों पे बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, या आप इसको किस तरह के मोटापे में इसको देखते हैं कि कौन सी टाइप का मोटापा है?
देखिए, सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आप में मोटापा है या नहीं, साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपका मोटापा किस किस जगह पे है। जी। नॉर्मली 2 जगह पे लोगों में मोटापा देखा जाता है। कुछ लोगों के पेट पे ज़्यादा मोटापा है, कुछ लोगों के हिप्स पे ज़्यादा मोटापा है। जिनके पेट पे ज़्यादा मोटापा है, ऐसी बॉडी को हम एप्पल शेप बॉडी कहते हैं। जी। जिनके हिप्स पे ज़्यादा मोटापा है, ऐसी बॉडी को हम पेयर शेप बॉडी कहते हैं। जी। और अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बीमारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो पेट का मोटापा है यानी कि एप्पल शेप बॉडी के लोगों को बीमारियों को ज़्यादा खतरा रहता है। उनके दिल की बीमारियां, उनके अंदर के ऑर्गन्स की बीमारियां उनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जी। सो इसके लिए मैं कहूँगी अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस, अपने कमर को भी मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगर लेडीज़ में ये कमर का सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर से ऊपर है और जेंट्स में 94 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो ये उनके लिए एक हेल्थ रिस्क है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपके लिए फिर ये बनता है कि हम कैसे कम करें इस मोटापे को। हमें पता है कि ये मोटापा आ गया हमें और ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमें कैसे कम करना चाहिए, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, मोटापे को कम करने के लिए सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने जीने के तरीके में बदलाव लाने पड़ेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको ये जो जंक फूड्स हैं, बाहर का खाना है, आई डोंट से कि बिल्कुल मत खाओ, लेकिन महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इसको अपने रोज़ का फूड मत बनाओ। ये जंक फूड्स आपको ज़्यादा कैलोरीज दे रहे हैं, इससे बचो और अपने घर का सिंपल खाना खाओ। प्लस दूसरी वही, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, अपने खान पान पे कंट्रोल शुरू करो। सो आमतौर पर लेडीज़ क्या गलती करती हैं कि वो कहती हैं, मोस्टली लेडीज़, मैं तो सिर्फ सुबह खाती हूँ, उसके बाद सीधा रात को खाती हूँ, मैं वेट क्यों गेन कर रही हूँ। लेकिन ये चीज़ हमारे मेटाबॉलिक रेट के लिए, जैसे कि मैंने पहले बोला, मेटाबॉलिक रेट के लिए ये चीज़ बहुत गलत है। हमें अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, अपनी पाचन शक्ति अच्छी रखनी है, ताकि जो कुछ हम खाएं वो हमें लगे कम और वो बर्न ज़्यादा हो, कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप हर 3-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाओ। थोड़ा थोड़ा बार बार खाना बेटर है, बजाय कि आप एक ही टाइम में इतना सारा खा रहे हो। जब हम एक ही टाइम में इतना सारा खाएंगे, हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, उसको जमा करेगी। जितना एक्स्ट्रा आपने खाया वो फैट बन के आपके अंदर जमा हो जाएगा। प्लस एक और गलती यूजुअली जो लेडीज़ करती हैं, वो अपना नाश्ता या तो मिस करती हैं या फिर 11-12 बजे के बाद अपना नाश्ता शुरू करती हैं। ये भी बहुत गलत है। एक्चुअली जब हम सो रहे होते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होती है, और ये जो हमारा नाश्ता है, ये एक वेकअप कॉल की तरह है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, ताकि हमारा शरीर कैलोरीज बर्न करनी शुरू करे। जिस दिन आप नाश्ता मिस करोगे या आप नाश्ता लेट खाओगे, उस दिन के लिए आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगी। मतलब उस दिन आप जो कुछ खाओगे वो आपको लगेगा ज़्यादा, बर्न कम होगा, कैलोरीज बर्न कम होंगी। सो रेगुलरली अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर लो। प्लस फिज़िकल एक्टिविटी, हाँ, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक पार्ट ज़रूर बनाओ। हर रोज़ 30 से 45 मिनट की सैर या जिम या कोई भी एक्सरसाइज ज़रूर करो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही करो एक्सरसाइज के लिए। आप कुछ ऐसी भी फिज़िकल एक्टिविटी सोच सकते हो जो आपके लिए इंजॉयबल है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि आप थोड़ी देर बाद इन चीज़ों को छोड़ ना दो। सो लाइक अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप गेम्स खेलना पसंद करते हो, आप उसको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी का पार्ट बना सकते हो। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप डांस क्लासेस के लिए रोज़ जा सकते हो। 1 घंटे की रोज़ की डांस क्लासेस भी अच्छी कैलोरीज बर्न कर देता है। तो मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हाँ, क्या मेडिसिन होनी चाहिए? कुछ तरह की मेडिसिन भी है। कुछ लोगों के लिए मेडिसिन हैं जिन लोगों का BMI, जैसे कि मैंने पहले बताया, 30 से ऊपर है या उनको कई बीमारियां भी हैं, सो उनके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ कई दवाइयाँ भी यूज़ की जा सकती हैं। बेसिकली दवाइयाँ 2 तरह की होती हैं मोटापे के लिए। एक एपिटाइट सप्रेसेंट, मतलब जो आपकी भूख को कम करते हैं ताकि आप खाओ ही कम, और दूसरी होती हैं जो फैट एब्जॉर्प्शन को आपकी बॉडी में कम करती हैं। मतलब जितना आप खा रहे हो उतना आपका जज़ब नहीं हो रहा शरीर में। लेकिन कभी भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूर चाहिए। डॉक्टर के सुपरविजन में ही मेडिसिन लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें अब इसके आगे लेटेस्ट टेक्निक्स की, है ना, मोटापे को कम करने के लिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स ईजाद हो चुकी हैं। लाइक अगर हम सर्जरीज की बात करें, तो आप हमें ये बताइए कि मोटापे में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है?
जिन लोगों का BMI 40 से ऊपर है, दैट इज़ वो मॉर्बिडली ओबीज हैं। ओके। उनकी ओबेसिटी उनके जीवन के लिए खतरा बन चुकी है, उनके लिए सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। या जिनका BMI 35 से ऊपर है प्लस उनको साथ में BP है या शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए सर्जरी है। जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेट लूज़ तो कर लेते हैं जिम जाके डाइट से, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो वेट गेन शुरू कर लेते हैं, मतलब अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाते वो। ऐसे लोगों में सर्जरी ज़रूरी हो जाती है, ऐसे लोगों को सर्जरीज करवानी चाहिए। बेरिएट्रिक सर्जरी हम इसको बोलते हैं, जो मोटापे की सर्जरी है, इन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जी, तो मैं यही जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी सर्जरीज के क्या क्या किस्म हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, ताकि वो डिफरेंट टाइप के लोगों के लिए डिफरेंट सर्जरीज हो सकती हैं। यूजुअली सर्जरीज होती हैं, एक लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैंडिंग होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक बैंड को स्टमक के पेट के ऊपरी हिस्से पे एक बैंड बांध दिया जाता है लैप्रोस्कोपिकली। दूरबीन के राही एक बैंड हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है, ऊपर पेट के ऊपर एक छोटा सा पाउच बन जाता है, मतलब हमारे पेट का साइज़ छोटा हो जाता है। हम जो कुछ भी खाएंगे वो थोड़ा सा खाने के बाद ही हमें ऐसा लगेगा हमारा पेट भर गया है, तो हम खा ही नहीं पाएंगे ज़्यादा। मोर ओवर ये जो बैंड है, ये टाइट बैंड धीरे धीरे उस फूड को हमारी आंतड़ियों तक पहुंचाता है। इससे हमें ज़्यादा देर तक ये फीलिंग रहती है कि हमारा पेट भरा हुआ है। सो लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बैंडिंग एक अच्छी पेरियाट्रिक सर्जरी है जो आपको हेल्प कर सकती है। दूसरी टाइप की सर्जरीज होती हैं गैस्ट्रिक बाईपास या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पेट का एक हिस्सा, काफ़ी हिस्सा निकाल ही दिया जाता है। पेट को काट के छोटा कर दिया जाता है ताकि आप खाना ही कम खा पाओ, एक टाइम में एक लेवल से ज़्यादा खाना आप मत खा पाओ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी सर्जरीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं एक पेशेंट के लिए? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कमिंग 6 महीने के बीच बीच में आप अपना एक्स्ट्रा वेट जितना भी है 60 से 70% तक का एक्स्ट्रा वेट आपका बहुत जल्दी दूर हो जाता है, कम हो जाता है। सर्जरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, आपकी अपीयरेंस में बहुत फ़र्क आ जाता है। सेकेंडली, कई तरह की बीमारियां सर्जरी से कम होती हैं। जब मोटापा कम हो जाएगा तो आपका BP अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों की डायबिटीज़ ठीक होनी शुरू हो जाती है, शुगर ठीक होनी शुरू हो जाती है, दवाइयों पे आपकी डिपेंडेंसी कम होने लग जाती है। सो जैसे जैसे आपका मोटापा कम होता जाएगा आपकी बीमारियां भी कम होती जाएंगी। जी, तो अगर हम बात करें कई बार जब पेशेंट आता है तो वो सोचता है या किसी से कोई सलाह लेता है सर्जरी कराने के लिए, तो उसको हमेशा यही लगता है कि यार हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट होंगी, तरह तरह के ऑपरेशंस हो जाएंगे, पता नहीं ऑपरेशन कितना को हैवी होगा या जिससे मुझे नुकसान हो सकता है किसी किस्म का, या ये कह ले कि उसको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने के नाम से भी चिंता होने लगती है। तो हमें ये बताइए कि इसकी रिकवरी कब तक हो जाती है और इसके बाद रिकवरी के बाद इनका डाइट प्लान क्या होता है? ये जो बेरिएट्रिक सर्जरीज हो रही हैं आजकल, मोटापे की सर्जरीज हो रही हैं, इसमें आपको ज़्यादा देर हॉस्पिटल नहीं रहना पड़ता। ये पेट खोल के नहीं की जाती, ये दूरबीन के थ्रू की जाती है जिसमें मिनिमली इन्वेजिव हैं। ये पेशेंट को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपको सर्जरी के बाद, इट इज़ कॉल्ड एज सर्जरी बट इट इज़ अ लैप्रोस्कोपिकली डन थिंग ना, इसलिए आपको 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, डाइट के लिए कुछ देर ख्याल रखना पड़ता है। जैसे एक बच्चे की स्टमक को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है डाइट की, उसी तरह ये जो हमारी अब नई स्टमक बन गई है इसको हम लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। हफ्ते तक हम लिक्विड्स देते रहते हैं, धीरे धीरे हम सेमी सॉलिड फूड पे जाते हैं और 2 महीने तक हम रेगुलर फूड पे जा सकते हैं। हम नॉर्मल फूड जैसे लोग खा रहे हैं हम वैसा फूड खा सकते हैं। मैं जाते जाते डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स या जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि उनको एक डॉक्टर के पास आने से पहले क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए या सर्जरी से पहले उनकी क्या प्रिपरेशंस होती हैं और उनको आप क्या सजेशन दोगे? पटेल हॉस्पिटल में अब हमारे पास हर तरह की बेरिएट्रिक सर्जरीज की ऑप्शंस हैं। मोटापे की हर तरह की सर्जरी अब यहाँ पे हो रही है। पंजाब के लोगों को अब पहले की तरह बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी इन सर्जरीज़ के लिए। यहाँ पे हम आपके आने पे आपका वेट एनालाइज करते हैं, आपका BMI कितना है, आपके सारे हेल्थ रिस्क्स को एनालाइज करते हैं और आपको अप्रोप्रिएट बताते हैं आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपके लिए खाना पीना और एक्सरसाइज ही काफ़ी है या आपके केस में हम दवाइयाँ देना चाहेंगे या सर्जरीज, और कौन कौन सी सर्जरीज किस किस पेशेंट के लिए ज़रूरी है ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं।
तो हम चाहेंगे कि आप ज़रूर इस सर्विस का, ज़रूर इस स्पेशलिटी का पटेल हॉस्पिटल से फ़ायदा लें, लाहा लें ज़रूर इस चीज़ का, ताकि आपको मोटापे से निजात मिल सके, आपकी एक स्मूथली लाइफ चल सके, जो कि आपके लिए और आपके एटमॉस्फेयर, फैमिली एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छी रह सकती है। तो डॉक्टर टायना भल्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।